नेपाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल किसी नीति, चुनाव या सीमा विवाद को लेकर के नहीं है। सवाल है भरोसे का, और इस भरोसे के केंद्र में खड़े हैं सुधान गुरुंग। ये वही नाम है जो 2025 में जेनजी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहा, और आज नेपाल की गृह मंत्री की कुर्सी पर सुधान गुरुंग बैठे हुए हैं। ये वही सुधान गुरुंग हैं जिन्होंने कभी युवा क्रांति का चेहरा बनकर के सामने आए थे, जिनकी आवाज पर हजारों युवा सड़क पर उतर आए थे और जिनका नाम बदलाव के साथ, उसके सपने के साथ बुना गया। लेकिन अब ये नाम चारों तरफ कई सवालों से घिर गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक तरफ करोड़ों रुपए के शेयर निवेश, सोना चांदी और जमीन की संपत्ति। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बिजनेस दीपक भट्ट से कथित बिजनेस रिलेशन से प्रधानमंत्री बालेन शाह ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि जेनजी मूवमेंट्स ने इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग कर दी। यह सिर्फ एक मंत्री का विवाद नहीं है, बल्कि उस युवा सपने का टेस्ट है जिस पर नई सरकार खड़ी हुई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह वही लड़का है जिसने सिस्टम से लड़ने का दावा किया था, या फिर सिस्टम का हिस्सा बनते ही कहानी दरअसल उल्टी हुई। सुधान गुरुंग का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गोरखा के चुमबरी से आने वाले सुधान गुरुंग ने हामी नेपाल संगठन के जरिए युवाओं को एकजुट किया था। 2025 में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे वो दिखाई दिए, जिसने नेपाल की राजनीति को हिला दिया। इस आंदोलन में करीब 76 युवाओं की जान चली गई, लेकिन उसी ने पुरानी सत्ता को धराशाही कर दिया। नई उम्मीदें जाग गई। उस वक्त सुधान एक उम्मीद के तौर पर सामने आया, एक ऐसा चेहरा जो सिस्टम को तब्दील करने आया। लेकिन क्या हुआ? वक्त बदला और मार्च 2026 में वही सुधान गुरुंग राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर गोरखा वन से एमपी बन गए। 27 मार्च को बालेन शाह की सरकार में गृह मंत्री के पद को शपथ ली। बालेन शाह की सरकार में गृह मंत्री के पद की शपथ ली। यह नियुक्ति कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि गुरुंग आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा जाने जाते थे और सख्त प्रशासनिक छवि रखते थे। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे भी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अंदरूनी तनाव छिपे बैठे थे। पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने बालेन शाह को गृह मंत्री पद को लेकर के कोई और नाम सुझाया था। वो सुधान गुरुंग के पक्ष में नहीं थे। बालेन शाह सुधान गुरुंग जैसे युवा और आक्रामक चेहरे को तरजीह दे रहे थे, जो आंदोलन के दौरान शहीदों के न्याय और सख्त कार्रवाई के प्रतीक भी बने। रवि लामिछाने और उनके करीबी गुट अन्य नेताओं को आगे बढ़ा रहे थे, जैसे डीपी आर्याल जैसे नेता। आंतरिक चर्चाओं के बाद आखिरकार सहमति बनी कि सुधान गृह मंत्री बन जाएंगे। यह मतभेद सिर्फ पद का नहीं था, बल्कि पार्टी की दिशा और नेतृत्व शैली का भी था। दरअसल बालेन ने रवि लामिछाने से कहा था कि आप पार्टी संभालेंगे, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, और सरकार मैं संभालूंगा, उसमें आप करें। बालेन युवा ऊर्जा और बदलाव चाहते थे, जबकि रवि पार्टी अनुशासन और रणनीति पर ध्यान देना चाहते थे। नियुक्ति के समय यह तनाव दब गया था, लेकिन आज के विवाद ने उसे उजागर कर दिया है। हाल में ही सुधान गुरुंग ने रवि लामिछाने से मुलाकात भी की, जो संकट प्रबंधन का एक संकेत भी माना जाता है। विवाद की दरअसल असली शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2026 को, जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। इस दौरान लोगों की नजर सबसे ज्यादा जिस पर गई वो था सुधान गुरुंग, यानी गृह मंत्री नेपाल। एक ग्रास रूट एक्टिविस्ट के नाम पर करोड़ों की संपत्ति देखकर लोग चौंक गए। उनके कुल शेयर निवेश की राशि 4,31,56,200 रुपए बताई, जिसमें धितोपत्र बाजार में कारोबार करने वाले शेयर में करीब 2,74,56,200 रुपए, इसमें 53,35,580 दूसरी बाजार से खरीदे गए। इसके अलावा होप होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 30,000 कित्ता यानी 30 लाख रुपए, लागूम प्रीमियर अपार्टमेंट्स में 57,000 कित्ता यानी 57 लाख रुपए, और एडवेंचर्स विला प्राइवेट लिमिटेड में 70,000 कित्ता यानी 70 लाख रुपए के शेयर थे। बाकी संस्थापक शेयर थे। अब संपत्ति के अन्य हिस्सों में काफी दौलत दिखाई गई। गुरुंग के नाम पर धनकुटा में 19 रोपनी 15 आना जमीन है। पिता दिल बहादुर गुरुंग के नाम चितवन में 30 कट्ठा और दादा रामसल गुरुंग के नाम गोरखा के चुमनुब्री में, जहां से वो आते हैं, 221 रोपनी पैतृक जमीन, यानी जो अविभाजित है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई परिवार में, बंटवारा नहीं। लक्ष्मी सनराइज और नाबिल बैंक में 61.6 लाख रुपए, 48 लाख रुपए की गाड़ी MG S51। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह थी कि 89 तोला सोना और 6 किलो चांदी भी उनके पास रिकॉर्ड में थी, जिसे उन्होंने
पैतृक संपत्ति बताया। अब एक ग्रास रूट एक्टिविस्ट इमेज वाले गुरुंग, ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति इतनी आकूत हो, क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? ये सब पहले से था, और अगर पहले से था तो आंदोलन के दौरान इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? गुरंग ने जवाब दिया, गरीबी में जन्म लेना गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना गलती है। यह जवाब कुछ लोगों को पसंद आया, लेकिन कई लोग इसे सवाल से बचने जैसा बता रहे हैं। दरअसल ये विवाद और गहरा तब हुआ जब मीडिया ने स्टार माइक्रो इंश्योरेंस और लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस में उनके 25 लाख रुपए से अधिक के शेयरों का खुलासा किया। स्टार माइक्रो इंश्योरेंस की शुरुआत शेयर सूची में सुधान का 49वां नंबर है, यानी 25 लाख रुपए। संस्थापक शेयर, स्टार माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी 29 दिसंबर 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी और इसे 18 अगस्त 2023 में दीपक भट्ट जैसे मध्यस्थों के प्रभाव से लाइसेंस मिला। कंपनी में इन्फिनिटी होल्डिंग्स, यानी जो भट्ट से जुड़ी हुई थी, जगदम्बा ग्रुप, शंकर ग्रुप का निवेश था। लिबर्टी ग्रुप में भी गुरंग के शेयर थे। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि ये शेयर संपत्ति के ब्यौरे में पूरी तरीके से छिपाए गए और या सही तरीके से क्लासिफाइड नहीं की। सुधान गुरुंग ने फेसबुक पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि 25 लाख रुपए के शेयर छिपाने का आरोप गलत है। सभी शेयर एक जैसे नहीं होते। उन्होंने 2 करोड़ से अधिक के शेयर बाजार के निवेश पहले ही घोषित कर दिए, जो मंत्री पद की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो मंत्रिपरिषद की वेबसाइट पर। स्टार और लिबर्टी के निवेश उसी कैटेगरी में शामिल है। इसे छिपाना नहीं कहते, बल्कि क्लासिफिकेशन का ये मुद्दा हो सकता है। ये सफाई दी गुरुंग ने। शेयर खरीदने के लिए सुधान गुरुंग ने लोन लिया था। उनके पास 15 सितंबर 2023 की तारीख का एक लिखित ऋण समझौता है और पैसा बैंकिंग चैनल से आया था। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इन 2 कंपनियों के शेयर लोन से खरीदे गए या फिर कुल 4.31 करोड़ के शेयर खरीदना उन्होंने जनवरी 2026 से शुरू किया, मंत्री बनने से ठीक कुछ समय पहले। दोषी बाजार में सिर्फ एक कंपनी एनआरएन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर भी खरीदे गए, बाकी संस्थापक शेयर। विवाद की सबसे संवेदनशील कड़ी है दीपक भट्ट। दीपक भट्ट फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पुलिस हिरासत में है और हामी नेपाल संगठन ने 2021 में दीपक भट्ट को डोनर के रूप में सम्मानित किया था। कई वायरल फोटोज भी उस समय की उपलब्ध है। गुरंग कहते हैं कि कंपनी में सैकड़ों शेयर धारक होते हैं। शेयर खरीदना पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि आंदोलन के समय ऐसे विवादित व्यक्ति से दान लेना और अब उनके प्रभाव वाली कंपनियों में संस्थापक शेयर रखना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो क्या है? भट्ट और शंकर ग्रुप से जुड़ी कई माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में गुरंग के शेयर बताए जा रहे हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर लोन लिया था तो संपत्ति विवरण में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर सब पारदर्शी था तो इतनी बातें बाद में क्यों सामने आ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दीपक भट्ट जैसे विवादित व्यक्ति से आपका संबंध क्यों है? यहीं से विवाद पॉलिटिकल रूप लेता है, पॉलिटिकल शक्ल अख्तियार करता है। 20 अप्रैल 2026 को खुद प्रधानमंत्री बालन शाह ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने सुधान गुरुंग से लिखित स्पष्टीकरण मांगा। यह अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि यह दिखाता है कि मामला सिर्फ मीडिया या विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के अंदर भी इसको लेकर के चिंता की। गुरंग के सचिवालय ने शाम 6 बजे स्पष्टीकरण सौंप दिया। मुख्य सवाल शेयर निवेश के सोर्स, संपत्ति ब्यौरे में कमियां, लोन के डिटेल्स और दीपक भट्ट से बिजनेस रिलेशनशिप पर फोकस था। गुरंग ने जवाब दिया कि पैसा बैंकिंग चैनल से आया था, कागजात उपलब्ध हैं, शेयर निवेश अपराध नहीं है। जांच वित्त मंत्रालय के अंदर धन शोधन अनुसंधान विभाग कर सकता है। उनका मंत्रालय जो नहीं है, वे किसी भी जांच पे पूरा सहयोग करेंगे और पार्टी का जो फैसला होगा उसे मानेंगे। सुधान गुरंग के इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद 5 बड़े सवालों का जवाब अभी बाकी है। जैसे शेयर निवेश का पूरा सोर्स क्या है? संपत्ति के ब्यौरे में सोर्स गलत क्यों दिखाया गया? लोन की डिटेल्स क्यों छिपाई गई? शेयर टाइप में मिसमैच क्यों है? और दीपक भट्ट से संबंध पर चुप्पी क्यों? गुरंग ने पूछा कि इस देश में शेयर निवेश करना कब से अपराध हो गया? लेकिन आलोचक कहते हैं कि अपराध निवेश करना नहीं, बल्कि सोर्स साबित न कर पाना है। विवादित व्यक्तियों से आपका अटैचमेंट, जुड़ाव, बिजनेस का लेन देन, ये बड़ा विवाद है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं। पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने कहा कि प्रस्ताव छलफल, निष्कर्ष और निर्णय के बिना टिप्पणी नहीं की जा सकती। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री दीपक कुमार साह पर पत्नी को नियुक्ति दिलाने के आरोप लगने पर पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की थी। लेकिन गुरंग के मामले में फिलहाल पार्टी चुप है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कुछ सांसद और नेता निजी तौर पर जांच की मांग भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों और खासतौर पर जेनजी मूवमेंट नेपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मूवमेंट ने सुधान गुरंग के तुरंत इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की।
जो कहना है कि मंत्री पद पर रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। यह साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जेनजी रेड फोर्स ने भी इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने बालेन सरकार और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से स्पष्ट रुख मांगा है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, काफी गहमा गहमी है काठमांडू के अंदर। सुदन गुरुंग ने कहा है कि वे पार्टी के हर फैसले का सम्मान करते हैं। आपको पता है एक महिला मंत्री भी थी, उनको भी पार्टी ने चेतावनी दी थी, उनके खिलाफ भी अपने कामकाज में फोकस न करने का आरोप लगा था। पर गुरुंग को ये प्रिविलेज क्यों मिल रही? वहीं कुछ रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नए गृह मंत्री के तलाशने की भी खबरें आई हैं। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा दबाव प्रधानमंत्री बालेन साहब पर है, क्योंकि उनकी छवि का सवाल है। उनकी सरकार सुशासन पारदर्शिता के वादे पर बनी थी और अब वही वादा उनकी परीक्षा बनकर उनके सामने खड़ा है। और वो भी सुदान गुरुंग का अगर वो बचाव करते नजर आते हैं तो सवाल उन पर भी उठेंगे, क्या वे अपने लोगों को बचा रहे हैं? अगर कार्रवाई करते हैं तो पार्टी के अंदर टूट का खतरा हो सकता है। या वो चेहरे जो आपके आंदोलन के समय बहुत प्रभावी थे, अगर उन पर ही कार्रवाई होगी तो फिर सरकार और उसकी छवि का क्या होगा? यानी सिर्फ एक मंत्री का मामला ये नहीं है, ये पूरी सरकार की विश्वसनीयता का सवाल। नेपाल की युवा पीढ़ी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही है। वहीं युवा जो सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने बदलाव की उम्मीद में वोट दिया था, अब देख रहे हैं कि क्या सच में कुछ बदला है या सिर्फ चेहरे बदले। सुदान गुरुंग की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, उस सपने की कहानी है जो 2025 में देखा गया, एक साफ, ईमानदार, नई राजनीति का सपना। आज वही सपना सवालों के घेरे में। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। क्या सुदान गुरुंग अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या इस मामले में जांच होगी? क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि नेपाल की राजनीति अब एक नए दौर में है, जहां सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। शायद यही बदलाव जरूरी था। फिलहाल आपको इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी पेशकश इसी तरीके से आपके सामने नेपाल के इस घटनाक्रम को लेकर के लगातार आती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।